हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ निकिता चौहान एंड यू आर वाचिंग लर्न विद निकी। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जो है, मतलब ये जो आर्टिकल 14 से लेके 14, 15, 16, 17 वगैरह हैं, ये सारे आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर। आर्टिकल 14 जो है वो आपको इक्वालिटी देता है। किस बेस पे? आपको लॉ के सामने आपको इक्वालिटी देता है, लीगल इक्वालिटी देता है। कैसे? आर्टिकल 14 ये कहता है, इट प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट, अगर कोर्ट के सामने आप जाते हो तो स्टेट आपको ये डिनाई नहीं करेगा, आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ भी देगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी देगा। मतलब अगर आप कोर्ट के सामने जाओगे तो आपके लॉज की रक्षा करेगा, मतलब आपकी इक्वालिटी की कोर्ट रक्षा करेगा। ये कहता है आर्टिकल 14। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब कोई खास उसकी जगह हो, ऐसी कोई खास जगह ना हो, मतलब किसी को खास मानो, ये नहीं, ठीक है। प्रिविलेजेस का एब्सेंस होना, किसी को स्पेशल ना बनाओ। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। जैसे अगर कोई अदानी है, ठीक है, वो है और एक मैं हूँ, ठीक, तो उन्हें कोई प्रिविलेज ना मिले, ताकि कोई भी रीज़न, वो रिच है इसलिए, या कोई भी आप रीज़न ले लो, या कोई राजा का बेटा है और मैं हूँ, तो उस पर्सन को प्रिविलेज ना मिले जब मैं लॉ के सामने जाऊँ, जस्ट बिकॉज वो राजा का बेटा है या उसके पास कोई मनी है, सो उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये कहता है। सेकेंडली इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होते हैं वो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। जो लैंड लॉ ऑफ लैंड है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है, आईपीसी और सीआरपीसी के जो लॉज हैं, वो सबके लिए इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना करें वो किसी टाइप का। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ का सेकेंड पॉइंट। और तीसरा, कोई भी पर्सन, नो पर्सन इज अबाउट द लॉ। कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर ना हो, सब लॉ के अंडर में ही आते हो। ये कह रहा है इसका थर्ड प्रोविज़न। फिर आता है, अच्छा, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रोविज़न है, ये देता है, ये है नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ कवर कर लूँगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कवर कर लूँगी उसके बाद में। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए सबको। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए इक्वल सर्कमस्टांसेस में। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर मैं मेरा एक पैर नहीं है, ठीक है, इमेजिन करो मेरा एक पैर नहीं है और एक रेस लड़ रहा है, एक रेस है, ठीक, मेरा एक पैर नहीं है, सामने वाले के दो पैर हैं, ठीक, वो दौड़ रहा है, मैं दौड़ रही हूँ, तो जो रेस हम लोग जीतेंगे उसमें अगर वो मेरे से आगे जा रहा है तो उसके पास प्रिविलेज है, ठीक, उसके पास कोई स्पेशलिटी है जो मेरे पास नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि जिनके पास जो अगर कोई मतलब किसी के पास कोई इक्वल है ही नहीं, तो आप उसे इक्वल कैसे करोगे? आप 50 साल के दादाजी को और एक यंग पर्सन को एक पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? अगर क्राइम किया है दो पर्सन ने, 50 ईयर्स के पर्सन को आप वही सेम क्राइम के लिए सज़ा दे रहे हो और 15 ईयर्स के लिए वही, ये नहीं समझ में। तो एक और एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन मेंटली डिसेबल है, वो समझ लो कि आधा पागल है, ठीक है, उसने एक क्राइम किया, उसने किसी का मर्डर किया, और दूसरा एक पूरी फुल फ्लेजेड बुद्धि वगैरह उनकी सब है और अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, उन्होंने एक मर्डर किया। तो आप बताओ किससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए? एक जो पर्सन मेंटली डिसेबल है उसे, या जो बिल्कुल सही है, फिट है, फिर भी उसने ऐसा क्राइम किया उसे? ऑब्वियस ही बात है, जो फिट है उसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसेबल है, उसे आप क्या सज़ा दोगे? हाँ, सज़ा मिलनी चाहिए पर कम मिलेगी। तो ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा इसका ये कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन। लॉ सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्डली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है दैट लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो सेम होता है उन्हें सेम ट्रीट करो, ठीक है। अब इस सारी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक इमेज देखो आप। इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन में लोग खड़े हैं उसे देख के क्या दिख रहा है कि लॉ इक्वल है, ठीक है, सबको प्रोटेक्शन भी इक्वल दिख रही है, पर वो लोग ही अलग हैं। एक यंग है, एक बच्चा है, एक ओल्ड है, ठीक है। और दूसरी साइड ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी साइड था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसके अंदर एक सब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसमें लॉ को एज पर द उन्हें लॉ ऐसे बनाया ताकि वो इक्वल हो जाए। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन इमेज को ध्यान से देखो। जो फर्स्ट इमेज है ना, वो बताता है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर शो करता है उसका। क्यों? क्योंकि आप
सबको इक्वल तो रख रहे हैं पर उससे जस्टिस अचीव नहीं हो रहा। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय क्यों अचीव नहीं हो रहा? क्योंकि आप अनइक्वल लोग जो एक जैसे है ही नहीं उनके साथ आप इक्वालिटी कैसे कर सकते हो? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि इंग्लैंड में से लिया, जो कि नेगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर इक्वल ही नहीं होंगे तो आप इक्वालिटी कहाँ से कर लोगे, जस्टिस कहाँ से ले आओगे? और दूसरी साइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसके अंदर जो लोग हैं वो उन्हें उन लोगों के लिए अलग उन्हें पहले इक्वल किया फिर उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। जो सेकंड इमेज है उसके अंदर पहले लोगों को इक्वल किया और फिर उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, तो ये है, इससे मिलती है रियल जस्टिस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट जहाँ पर लोग इक्वल होते हैं वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जहाँ लोग इक्वल नहीं होते पहले उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से इक्वल करते हैं फिर उनके साथ जस्टिस करते हैं। ये है कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो है नेगेटिव वर्डेड और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है पॉजिटिव वर्डेड। ऑलराइट, अच्छा अब ये जो वर्ड आर्टिकल 14 में ये जो वर्ड है ना पर्सन, उसका मतलब क्या है? ये वर्ड जो पर्सन है ना वो कोई खाली पर्सन के लिए अप्लाई नहीं है, वो कोई लीगल पर्सन हो, कोई कॉर्पोरेशन हो, कोई कंपनी हो, कोई सोसाइटी हो या अदर कोई किसी टाइप का लीगल पर्सन, वो सब इस पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज अ किंग, मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ का राज होना। ठीक है, ये एवी डेसी ने दिया था और इसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कहते हैं। बेसिक फीचर क्या है? बेसिक फीचर बताता है, बेसिक फीचर केशवानंद भारती केस में से आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आप सब कुछ चेंज कर दो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दो, पर उसका बेसिक फीचर चेंज ना हो। बेसिक फीचर क्या है? बेसिक फीचर है उस इंडिया का नेचर कैसा है, बताता है कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया सोवरेन है, सेक्युलर है, वगैरह वगैरह, बेसिक फीचर बताता है। ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व हुआ है, मतलब रूल ऑफ लॉ एडअप हुआ, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में एडअप हुआ, ऐसे सारे कई सारे प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर में एडअप हुए वेरियस केसेस के बाद। तो रूल ऑफ लॉ है बेसिक स्ट्रक्चर और दिया है एवी डेसी ने। एवी डेसी ने 3 रूल्स दिए थे, उसमें से फर्स्ट ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, नो कैन बी पनिश एक्सेप्ट द ब्रांच ऑफ लॉ। आपको पहली चीज़ तो पनिश आप कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉपर उसकी मिस्टेक हो, उसका कोई गुनाह हो तब पनिश करो, और अगर कर भी रहे हो तो उसे पनिश करने की आपके पास कोई राइट नहीं है, वो उसे पनिश करने का राइट है सिर्फ कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब के पास। एवी डेसी का सेकंड ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, मतलब सबको इक्वल रखो, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के सामने, मतलब जो लॉ है उसके सामने सब इक्वल हो, अदानी भी इक्वल हो और सड़क पे बेचने वाला बैगर भी इक्वल हो, मतलब जो भीख मांगता है वो भी इक्वल हो और अदानी जी भी इक्वल हो। तो कोई मतलब उनके स्टेटस की वजह से, उनके पास मनी है इस वजह से, किसी भी वजह से उन्हें अलग उन्हें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग ना दिलाना, आप सबको इक्वल रखो, ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि है एवी डेसी का सेकेंड रूल। अब जो थर्ड रूल है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं एक बार रीड कर सकती हूँ। द primacy of right of individual, the constitution is a result of right of individuals as defined and enforced by the court of law rather than the constitution becomes the source of individual। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता, हम क्यों पढ़े ना, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर अच्छा, अब जो आर्टिकल 14 के अंदर जो लॉ वर्ड यूज़ हुआ है ना, उससे किस किस लॉ, मतलब जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, उससे किन किन लोगों को प्रिविलेज है, कौन कौन इसे छूटा है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, वो एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, और दूसरा कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलेगी गवर्नर और प्रेसिडेंट पे उनके टेन्योर के टाइम पे, मतलब उनका जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसके टाइम पे कोई क्रिमिनल प्रोसीजिंग उन पर नहीं चलेगी। और आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो 2 महीने पहले उन्हें नोटिस मिलनी चाहिए। फिर नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर की भी जब सेशन चल रहा तो उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलेगा, ये आर्टिकल 361 ए कहता है। फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है उन्हें आंसर नहीं देना पड़ेगा कोर्ट को उनके स्पीच और वोट्स के टाइम पे, अगर वो ऐसा कुछ कह जाए तो आर्टिकल 105 कहता है। और ऐसे ही है, फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होगा, दूसरे जो UN की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई डिप्लोमेट्स हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताओ प्रेसिडेंट और गवर्नर पे ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम सबको पता है प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, उनके नाम पे काफ़ी सारे काम होते हैं, बस नाम पे PM भेजता है प्रेसिडेंट को लिख के, आपको बस साइन करनी है, हो गया, अप्रूवल चाहिए बस,
करना तो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट PM को ही है, उन्हें खाली साइन करनी होती है। तो उनके अंडर में काफ़ी काम होते हैं जो वो खुद करते ही नहीं, उन्हें बस कहा जाता है कि इस पर सिग्नेचर कर दो। तो और गवर्नर पे भी, गवर्नर अगर सेंटर का रूल चलता है तो गवर्नर को जैसे कहें वैसे करना पड़ता है। इमरजेंसी लगा देते हैं कई बार बिना कोई बात के, तो ऐसा नहीं कह सकते बिना कोई बात के, बट कुछ इशू हो पर इतना बड़ा नहीं होता। पर कहता ना गवर्नर तो वैसे भी सेंटर की कठपुतली है, ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसलिए इन लोगों पे नहीं लगता, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, उनके पास पावर ऐसी है, तो उन्हें इस सारी चीज़ों से एक्सेप्शन है। ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आपको ना एक क्वेश्चन देना है, एनालाइज द डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ नेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA एंड इंडिया। ये आर्टिकल 2021 में आया था। मीन्स का क्वेश्चन है, UPSC के मीन्स का। इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी को एनालाइज करना है और ये बताना है कि राइट टू इक्वालिटी USA और इंडिया की कैसे अलग है, ठीक है। आप आंसर आप बस लिख लेना कभी फ्री बैठ के, और मैं एक आध दिन में वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।